हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी बाल विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत खास आपके लिए पेपर को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं और पेपर में आएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। हम इस चैनल के माध्यम से डेली आपको सीटेट के पेपर्स कराते हैं जो आपके परीक्षा के उद्देश्य से ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। इसलिए उन सारे पेपर्स को पेपर में बैठने से पहले ज़रूर लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपको सीटेट में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। हम पेपर्स के माध्यम से कोशिश करते हैं कि 120 प्लस आपके नंबर आए, इसी हिसाब से हम डेली आपको पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और देखिए बहुत इंटेलिजेंस से संबंधित ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मतलब ये सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि, जिसे जी यूनिट से इन्होंने दिया है नाम, तो जनरल नाम कहते हैं इसे, या विशिष्ट बुद्धि जिसे एस की उपस्थिति का समर्थन करता है, जनरल या स्पेसिफिक बुद्धि जिसे कहा जाता है, एस को यहाँ पे स्पेसिफिक कहते हैं। तो देखिए ये कौन सा समर्थन करता है, नियम प्रतिकूल सिद्धांत या गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत या स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत कहता है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है सभी को पता होगा आई गेस। यहाँ पर अगर कोई पेपर में बैठने जाता है तो ये यहाँ तक तो तैयार कर लिया होगा। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, द्विखंड सिद्धांत कह लीजिए या द्विकारक सिद्धांत की कह लीजिए। स्पीयरमैन ने कहा था कि एक व्यक्ति के अंदर एक जनरल सामान्य बुद्धि के साथ साथ एक स्पेसिफिक बुद्धि भी होती है। याद रखिएगा, स्पेसिफिक बुद्धि जो होती है विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होती है, जो सामान्य गुणों के अलावा जैसे कि म्यूजिकल में अच्छा हो सकता है, संगीत में अच्छा होता है, इस प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था स्पेसिफिक के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके की एक व्यक्ति में हो सकती है गुण। तो यहाँ पे सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत जिसे कहते हैं सेफेलोकॉर्डल, ये नाम याद रखिएगा। इंग्लिश में नाम इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, हिंदी में इसे सिरस्थ सिद्धांत कहते हैं। तो इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका मतलब ओवरऑल मीनिंग पूछते हैं आपसे कि सिरस्थ सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो देखिए जैसे सिरस्थ मतलब सिर से नीचे की ओर, तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ पे आंसर हमें मिल गया है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो उसी को कहते हैं सिरस्थ सिद्धांत। मतलब वृद्धि और विकास का एक स्वरूप को फॉलो किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि सिर से शुरू होता है। देखिए बच्चे का जब डेवलपमेंट शुरू होता है, पहला जब बच्चा भ्रूण के रूप में बनता है और फिर मतलब डेवलपमेंट होता है उस भ्रूण का, तो वहाँ पे सबसे पहले सिर डेवलप होता है, फिर सिर से शुरू होता है धीरे धीरे, और फिर बाकी शरीर के हिस्से मतलब बनने शुरू होते हैं। मतलब सिर से पैर की ओर विकास की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। अब ये एक बात और है कि सेफेलोकॉर्डल के अलावा एक वर्ड आता है प्रॉक्सीमोडिस्टल। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रॉक्सीमोडिस्टल। तो प्रॉक्सीमोडिस्टल वो मध्य भाग से परिधि की ओर जाने वाले को कहा जाता है। तो अगर प्रॉक्सीमोडिस्टल पूछे तो आपको बताना है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर हो जाता है। मतलब शरीर का मध्य भाग पहले डेवलप होगा, मतलब रीढ़ की हड्डियां डेवलप होंगी, फिर उसके बाद शरीर के आंतरिक अंग डेवलप होंगे, हार्ट डेवलप होंगे, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर डेवलप होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरे की नियति और इच्छाओं को समझने की योग्यता होती है, ये बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है। तो देखिए ये जो बुद्धि का रूप है इसे कहते हैं अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में अगर हम कहें तो इंटर इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो दूसरे की भावनाओं को ज़्यादा महत्व देता है, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता है, उसके संवेगों को महत्व देता है, तो उसी को कहा जाता है यहाँ पे। तो एक बच्चा दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता रखता है, उसे कहते हैं अंतरः वैयक्तिक बुद्धि। अगर ये कहा जाए कि एक व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छी मतलब अपने बारे में नियति को समझने की गुण रखता है, अपने इच्छाओं को कंट्रोल रखने की पावर रखता है, या फिर अपने बारे में बहुत कुछ जानता है ना, आंतरिक तो वो होती है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, जिसे कहते हैं इंट्रा
ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसे कहेंगे इंट्रा। इंट्रा में उदाहरण अगर बताएं तो जैसे बुद्ध हो गए, बुद्ध जो है अपने आप को जैन मुनि, ऋषि मुनि, ये सब जो है आंतरिक रूप से जो है बड़े वो होते हैं जो अपने आप को बहुत जो है अपने आप को जानने का जो है पूरा प्रयास करते हैं कि मेरे अंदर क्या खूबियां हैं और मैं किस तरीके से दुनिया को भला कर सकता हूँ। इस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। तो देखिए कोलबर्ग ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था नैतिक विकास का सिद्धांत, इसके अनुसार जो है इन्होंने जो है 3 लेवल उसको डिफाइन किया था, 3 लेवल में मतलब चरणों को डिफाइन किया था। जैसे पहला जो चरण था, पहला मतलब प्रथम चरण है जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत जो है स्टेज कह सकते हैं। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये तीनों कन्वेंशनल लेवल के नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो नैतिक विकास का पहला चरण है जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसका जो उदाहरण अगर हम देखें, जिसके 6 स्टेजेस बताए गए हैं, तो वो है यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन का अभिमुखता। यहाँ पे आंसर ए होगा, याद रखिएगा। ओबीडियंट एंड पनिशमेंट है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो है नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, नैतिकता अनुपस्थित होता है। यहाँ पे जो भी बच्चा नैतिक मूल्य मिल पाता है वो बाहरी कारणों से पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में पूछता है सीधा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, कि नैतिकता की अनुपस्थिति किस स्टेज में होती है। तो आपको आंसर देना है प्रथम स्टेज, जिसका नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल या पूर्व परंपरागत स्टेज। या फिर दूसरा ऑप्शन दे सकता है कि नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित होती है। बच्चे में जो भी नैतिकता मूल्य मिलते हैं वो बाहरी कारणों से मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी प्री कन्वेंशनल लेवल में है। तो ये पहला स्टेज है, याद रखिएगा, एग्जाम में भूलिएगा नहीं। यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता है, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आता है, इसको याद रखिएगा, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें नैतिकता जो है, सारे जो नैतिक गुण होते हैं वो आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। मतलब बच्चा अपने स्वयं से जो है नैतिक मूल्य बनाएगा, अपने नैतिक मूल्य निर्धारित करेगा, ठीक है, उसके अंदर खुद ही से जो है नैतिकता की जो है वो भूख आएगी कि जो है मुझे ये गलत है तो ये नहीं करना है, मुझे ये सही है तो ये करना है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये जो है तीसरा थर्ड चरण है, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे आपको मिल गया है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक जो है रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है एक विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों से बार बार जो है बताता है कि जो है सामाजिक इस वर्ग के लोग जो हैं पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होते, कुछ समाज में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, या इसी तरीके का वो उदाहरण पेश कर रहा है। तो उसकी जो रूढ़िवादिता है ना, तकियानुसी जो बातें हैं, ये पुरानी जो है धारणा के आधार पर जो बातें हैं, तो वो किस चीज़ की ओर संकेत करते हैं। एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, वो सरोकार को अनदेखा कर देंगे आप चीज़ को, तो बिल्कुल भी नहीं, अनदेखा नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। तो यहाँ विभिन्न सामाजिक वर्ग के विद्यार्थियों के बीच जो है प्रतियोगिता करानी चाहिए, ताकि जो है उनके मार्क्स आए और हम ये कह सके देखिए जो है ये उस विशिष्ट वर्ग से आता है, उस वर्ग से आता है ना, और उसके देखिए ना आपके उसके नंबर जो हैं आपसे अच्छे हैं, तो ये इस तरीके का, तो ये भी जो है गलत है। यहाँ पे विद्यार्थी से जो है पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देंगे, या फिर विभिन्न जो है सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों और उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे। तो जो आंसर है यहाँ पे डी, याद रखिएगा, उस विशिष्ट वर्ग से संबंधित लोगों के बारे में आप बताएंगे, उनसे संबंधित कहानियाँ बताएंगे, चाहे वो सामाजिक वर्ग से हो या चाहे वो आर्थिक वर्ग से जुड़े हो। तो जैसे आप बता सकते हैं कि जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है पहले कितने गरीब हुआ करते थे, एक सामान्य से भी गरीब परिवार में जन्मे थे, है ना। उन्होंने जो है अपनी मेहनत और लगन से जो है आज जो है उनको जो है साइंटिस्ट जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, भारत के बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट थे, है ना। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि एक विशिष्ट वर्ग से आने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जो है अंबेडकर। उन्हें वो भी बहुत गरीब परिवार से आते थे और उन्होंने जो है अपने सामाजिक तक जो है मतलब जो वर्ग विषय उसको छोड़ करके जो है आगे जो है बढ़ने की जो है नीयत अपनाई, और आगे जो है उन्होंने बहुत अच्छा किया और संविधान लिखा देश के बारे में। इस तरीके के रोल मॉडल आप पेश कर सकते हैं बच्चों के सामने, ताकि उनको लगे कि उनके अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि जब उन्होंने किया है तो वो भी जो है कर सकते हैं, मोटिवेट होंगे उनकी कहानियों से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
किसी बालक में संवेग आवश्यक है, क्योंकि संवेग क्या है, तो देखिए संवेग का मतलब है इमोशंस। तो बच्चे में इमोशंस होने चाहिए, बच्चा ही क्या सभी के अंदर इमोशंस होने की ज़रूरत है। और क्योंकि संवेग क्या है, एक संवेगात्मक अनुक्रिया है, यह बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर है, ये आंसर यहाँ पे बी होगा। तो देखिए एक उद्दीप्त तो जैसे कहते हैं स्टिमुलेशन, अगर इंग्लिश में बोले, मतलब एकदम से जो है वो भावना नहीं होता, एकदम से जो है करंट दौड़ना शरीर में। तो जैसे आप सामान्य रूप से खड़े हैं और एकदम से आपके सामने भूतिया चीज़ कोई आ जाए, कोई अंधेरे में एकदम से कोई आपको हू करके डरा दे, तो एकदम से जो डर के जो है अवस्था आती है, उसी कहते हैं उद्दीपन। तो उसी के संदर्भ में जो आपने अनुक्रिया करी है उसी को कहा जाता है। तो खुशी हो, चाहे प्रेम हो, चाहे आप जो है आपका जो है क्रोध हो, चाहे आपका रोना हो, ये सभी जो है संवेग के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। मूर्त बच्चा है तो मतलब जो सामने उसको दिख रहा है उसी के आधार पे वो चीज़ों को जो है जानता है, ठीक है। तो अभी वो सामने दिख रहा है, इमेजिनेशन आधारित कार्य नहीं करता है। तो इमेजिनेशन आधारित कार्य नहीं करता मतलब अमूर्त चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता। मूर्त चीज़ें वो होती हैं जो सामने साक्षात रूप से हो रही, तो जिसे वो बच्चा कर सकता है। जैसे जो है पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो जैसे अमूर्त चीज़ों की जो है गणना करने लगता है, मूर्त चीज़ों की। तो जैसे आप घड़ी में क्या है वो जोड़ घटाना भी कर रहा है, घड़ी में क्या टाइम बचा है ना, अन्य जो चीज़ें फ़ोन चला लेता है, ये सभी चीज़ें जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की स्टेजेस मानी जाती है। यहाँ पे बच्चे को नहीं करना चाहिए, वो है अमूर्तता की आवश्यकता हो। बच्चे को अमूर्त चीज़ों के बारे में उदाहरण नहीं देना चाहिए। जैसे अमूर्त चीज़ों का मतलब है इमेजिनेशन आधारित। आपको ये नहीं बताना चाहिए कि जो है इमेजिन करो कि जो है आपके पास 5 रुपया है, आपने 3 रुपये खर्च कर दिया, फिर जो है आपने 1 रुपया और खर्च किया, तो जो है आपके पास कितने रुपए बचे। इस तरीके से अमूर्त घटनाओं के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन जो वर्गीकरण देने का मौका देना चाहिए, क्रमिक जो है करने के कार्य देना चाहिए, मूर्त संसाधन देना चाहिए। यहाँ पे बाकी सभी आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो अधिगम को सुसाध्य करना है तो एज अ टीचर आपको किस रणनीति से बचना चाहिए। देखिए संकल्पना मानचित्रण, या खोजी अधिगम, या सहज अनुमान लगाना, या निष्क्रिय नकल। तो देखिए जो आंसर है यहाँ पे इस चीज़ से बचना चाहिए वो है निष्क्रिय नकल। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है गलत होगा, इससे हमें जो है एज अ टीचर हमको बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है। तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत जिसको कहते हैं, प्रतिदर्श की जगह अगर इंग्लिश में वर्ड आपको बताएं तो इसको कहेंगे सैंपलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सैंपलिंग थ्योरी मतलब किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त योग्यताओं में से कुछ का प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। जैसे आपके पास कोई नॉलेज है, उसके आधार पर जो है दूसरे कुछ अन्य जो है चीज़ों को जो है कोशिश करते हैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो इस तरीके से आप मेरी बात को समझ गए कि किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त योग्यताओं में से कुछ का जो है सैंपलिंग निकाल लेता है बाहर, है ना, और उसके आधार पे अपने कार्य का चुनाव करता है या कार्य का सॉल्यूशन देता है। तो ये जो थ्योरी सिद्धांत दिया था ये थॉमसन ने दिया था। यहाँ पे जो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। बाकी जो है आपको जो है स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था द्विकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था। सीखने के सिद्धांत के अंदर इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। और बिने ने जो है बुद्धि का सिद्धांत का मतलब बुद्धि का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे तीनों चीज़ सभी आंसर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रसित है ये सा को वाज लिखता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं बता सकता है, तो ये क्या मतलब है, इसको किस प्रकार का जो है विकार से पीड़ित है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सिंपल आंसर है। तो देखिए जो बच्चा जो है लेखन जो है अंतर नहीं समझ पा रहा है, तो ये बच्चा जो है डिसलेक्सिया से जो है पीड़ित है। अगर बच्चा गणना में प्रॉब्लम है, जोड़ घटाना नहीं कर पाता है, भाग गुणा नहीं कर पाता है, तो वो डिस्कैलकुलिया कहलाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, क्लासरूम में वो बहुत बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं कि तथा पाते हैं कि वही छात्र जो है अपने घर पर बहुत कम बात करता है। तो बिल्कुल बहुत सिंपल है कि तो आप उस छात्र के विषय में निम्नलिखित में क्या विचार व्यक्त करेंगे। क्लासरूम में बहुत बात करता है लेकिन घर पे बात नहीं करता है। इसका मतलब है कि या तो घर में डराया धमकाया जा रहा है, स्कूल में उसके विचारों को महत्व दिया जा रहा है। तो देखिए आंसर यहाँ पे देखिए, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, या शिक्षकों की मांग है कि बच्चे जो है स्कूल में बात करें,
या बच्चे को घर नहीं पसंद आ रहा है, या फिर जो है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिल रही है। तो यहाँ पे जो आंसर है उसका डी आंसर है। बच्चे के जो वैल्यूज़ हैं, जो भी उसको बोलना होता है, वो उसको स्कूल में बोलने का मौका मिलता है। घर पे क्या है, डांट धमका दिया जाता है, कूट दिया जाता होगा, मार दिया जाता होगा, आंखें दिखाया जाता होगा, जिसकी वजह से वो बोलना ही छोड़ देता है घर में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, एज अ टीचिंग जो है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपकी कक्षा काफ़ी जो है शैक्षिक जो है विभिन्नता दिखाई दे रही है। फिर भी आपकी क्लास में जो है कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, कुछ बच्चों को मैथ नहीं आती, तो कुछ बच्चों को साइंस नहीं समझ में आ रही, कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, कुछ खेलना चाहते हैं, कुछ पढ़ना नहीं चाहते, कुछ बोर्ड में नहीं पढ़ना चाहते, तो कुछ सामने जो है मतलब मॉनिटर में देख कर पढ़ना चाहते हैं। इस तरीके की विविधता पाई जाती है। तो आप मतलब एज अ जो है इसका क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए आंसर देखिए, ये सभी विभिन्नताएं जो होती हैं वो व्यक्तिगत गुण के रूप में होती हैं। भाई टीचर तो मेहनत कर रहा है स्कूल में, क्लासरूम में सबको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ा रहा होगा, लेकिन विभिन्नताएं जो हैं वो व्यक्तिगत कारणों से है। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न छात्रों में जो व्यक्तिगत गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे जो है सामान्य हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कुछ बच्चे जो है जो अपने आप ही होमवर्क कर लाते हैं, किसी को कहना नहीं पड़ता। इस तरीके के जो है व्यक्तित्व वाले जो है बच्चे हैं। तो इस तरीके से जो है ऑब्वियसली जो है क्लास का माहौल डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा मतलब इंटरनल मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, और आंतरिक मतलब इंटरनल। तो इंटरनल अंदर से उसे मोटिवेट करता हो, कौन सी चीज़ है, ऐसा उदाहरण। तो माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना। तो भाई अध्ययन कर रहा है क्योंकि माता पिता के डरने से, ठीक है, वो पढ़ाई बैठ जाता है अपना पढ़ने की कॉपी किताब खोल के, क्योंकि मम्मी पापा उसको धर के कूट देंगे, मारेंगे। तो ये मोटिवेशन मिल रहा है उसको बाहर से, माता पिता से मिल रहा है कि माता पिता मारेंगे तभी तो मैं पढ़ूं, नहीं तो अगर नहीं मारते तो नहीं पढ़ता। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना, किसी गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर मुझे इंटरेस्ट हो रहा है इसलिए मैं रुचि, या शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना। टीचर मेरी है बहुत जो है प्रशंसा करे स्कूल में, मेरा जो है वाही वाही करे, मेरे लिए ताली बजे स्कूल में, इसलिए जो है, तो वो आंतरिक प्रेरणा का वो बाहरी प्रेरणा हुई। प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन करना, किसी प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन करना, तो किसी चीज़ को वो प्राप्त करना चाह रहा है इसलिए वो अध्ययन करना चाह रहा है, तो प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन करना। तो एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना, तो रुचि उसकी पर्सनल इंटरेस्ट है और रुचि के कारण ही वो अध्ययन कर रहा है, तो इसका मतलब वो आंतरिक प्रेरणा का यहाँ पे उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, बहुत लोग जो है यहाँ पे डी इसको लॉक कर रहे होंगे, वो सभी गलत हैं। याद रखिएगा आंतरिक प्रेरणा का बात हो रही है। प्रतियोगिता जीतना मतलब बाहर से उसको जो है मोटिवेट करने के लिए एक चीज़ मिली है, प्रतियोगिता जीतना। अगर वो जीतने वाला कारण ना होता तो वो अध्ययन ही ना करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट उसका इंटरनल है, ठीक है, इसकी वजह से वो अध्ययन कर रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसलिए एक गतिविधि में रुचि है, मेरा इस काम में रुचि है तो मैं पढ़ूंगा। तो यह उसको आंतरिक प्रेरणा का जो है उदाहरण पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। तो देखिए, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली क्लास में शिक्षक को क्या से कौन से विकल्प नहीं उपलब्ध कराने चाहिए। तो यहाँ पे सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति, या सूचना के दृष्टिकोण, या शिक्षार्थियों के बारे में जो है रूढ़िबद्धता के बारे में जो है उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपनी कक्षा में बच्चों में ये भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो निम्नलिखित में से आप कौन सा उपाय अपनाएंगे। तो देखिए, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना है, या फिर बच्चों का जो है मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, या अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, सभी यहाँ पे पॉजिटिव आंसर दिख रहे हैं कि बच्चों की जो है भावना जो है पढ़ाई की जागृत करना, भाई बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे तभी वो चीज़ों में सफल होंगे, है ना। उचित मार्गदर्शन करेंगे, जो है एज अ टीचर जो है उचित मार्गदर्शन करेंगे तो वो सफल हो पाएंगे, है ना। अपनी जो है नई नई टेक्निक से बच्चों को पढ़ाएंगे तब भी जो है बच्चे सफल होंगे पढ़ाई में, उनको अच्छे से नॉलेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो। देखिए,
मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे परिणाम कुछ कह नहीं सकते कि क्या मिलेगा। जैसे पेपर दे करके आए हो, अब आपको ये नहीं पता है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, या अनिश्चित ऐसा है कि आप टॉप करेंगे कि जो है कम मार्क्स आएंगे, किस स्थिति में जो है इस पर ध्यान है कि हम असफलता पर है, मतलब इस बात पर ध्यान हो कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे मार्क्स बहुत गंदे आएंगे, या ना। तो ये बच्चे का जो भाव है ये महसूस हो रहा है किस तरीके की, उबाऊ है, दुश्चिंता है, या क्रोध है, या शर्म का भाव है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सही होगा 16वें का जो है यहाँ पे बी, दुश्चिंता इसे कहेंगे एंजाइटी। याद रखिएगा, एंजाइटी जो है एक मानसिक विकार है, मनोविकार कहा जाता है। मनोविकार ऐसे व्यक्ति को जो है थोड़ा सा जो है गाइड करने की ज़रूरत होती है, मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है ना। अगर मानसिक विकार इस तरीके की दुश्चिंता ज़्यादा बढ़ जाए, ख्याल बहुत गंदे गंदे आ जाएं, है ना, इसी के ख्याल पे जो है बच्चे जो है आजकल जो है गलत कदम उठा करके जो है कुछ कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को जो है किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा मनोविकार है, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। अगर बच्चे का जो है एंजाइटी दूर हो जाए या किसी वजह से इस तरीके की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो अपने आप ठीक हो जाता है ना। तो इसके लिए बच्चे को जो है थोड़ा योग कराएं, घुमाएं फिराएं, बाहर ले जाएं, दूसरों से इंटरेक्ट कराएं, है ना। और ऐसे लोगों की जो है कि जो असफल हुए हैं वो भी जीवन में बहुत अच्छा करे हैं, ऐसे लोगों की जो है बातें बताएं या उनसे मिलाएं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे का जो है मनोविकार दूर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए क्या नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, तो एज अ टीचर जो है नहीं करना चाहिए, हमें यही नहीं करना चाहिए। आंसर तो आपने तुरंत ही मिल गया। अपने विचारों को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, या किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन या स्वीकृति या संदेश के साथ जो है साहचर्य स्थापित करना, तो जो हमें नहीं करना चाहिए वो है हमें बात पर दबाव नहीं डालना चाहिए और विचार के लिए राजी करना नहीं चाहिए इस तरीके के, तो अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों एवं मनोवैज्ञानिक ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। अधिगम के संदर्भ में इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो देखिए, अधिगम मतलब लर्निंग, और लर्निंग के बारे में टीचर हों या बहुत सारे जो भी टीचर्स होते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने बहुत सारी डिफाइन की है इनको। तो सब ने अपने अपने तरीके से जो है अधिगम को डिफाइन किया है। एक मोटा मोटी तौर पे जो है ये हमें बताना है कि अधिगम है क्या। तो अधिगम जो है, देखिए, अधिगम जो लर्निंग होती है व्यक्ति की निरंतर चलती रहती है, ताउम्र चलती है, वोम्ब टू टोम्ब चलती रहती है, वोम्ब टू टोम्ब चलती है। टोम्ब का मतलब है गर्भ, ये गर्भ है और यहाँ से गर्भ से कब्र तक चलती है, मतलब मृत्यु तक चलेगी, जीवन पर्यंत यहाँ पे आंसर हो गया। उसके मरने तक चलता रहता है। अब अधिगम मरने तक कैसे चलता रहता है, जैसे आप कुछ सीखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप जो है 70 की एज में जा करके जो है आप पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते, गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, कुछ नया एक्टिविटी नहीं सीख सकते, या फिर जो है आपका जीवन में मोटिवेशन, आपका मोटिव था कि जो है मैं गिटार बजाऊं, तो आप गिटार बजाइए। 70 की उम्र में आपको अगर मौका और वक्त मिल रहा है तो आप गिटार बजाना सीखिए। आपको आर्ट में अच्छा है तो आप आर्ट सीखिए, डांस करना चाहते हैं डांस सीखिए, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वो क्या होता है। तो देखिए, चारों ओर चीज़ों को देख रहा है मतलब प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन, जिनको इसका आंसर ऑप्शन सी पता था वो सभी सही होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि क्वेश्चंस जो है क्या कह रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने आप आंसर्स मिल जाएगा। याद रखिएगा, सीटेट में अगर जिस हिसाब से मैं आपको पेपर करा रहा हूँ, मैं बहुत ध्यानपूर्वक आपको पेपर करा रहा हूँ कि हर पेपर में आपको नई नई चीज़ें मिलें। ठीक है, अगर मेरे 10 पेपर भी आपने लगा लिए, ठीक है, 10 पेपर 15 पेपर भी आपने लगा लिए, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उन 10 पेपरों से। ठीक है, और मैं जो फैक्ट्स बताता हूँ वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जो बताया कि प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं तो उसे प्रत्यक्षात्मक जो है चिंतन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। तो देखिए, बच्चे को संकेत दिया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर उसको जो है हेल्प दिया जा रहा है, मतलब टेम्परेरी हेल्प की बात हो रही है, टेम्परेरी हेल्प की बात हो रही है। तो देखिए, ये जो सिद्धांत है ये पाड़ कहलाता है। याद रखिएगा,
मैंने इससे 2 दिन पहले आपको जो वीडियो बनाया था वो है लेव वाइगोस्की। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के तहत जो है बच्चा जो है अपने लर्निंग स्किल सीखता है, मनोविज्ञान सीखता है, संज्ञानात्मक विकास बच्चे का होता है। इसी के तहत जो है सीखने के क्रम में जो है एक जो है ZPD जो है जोन प्रॉक्सिमल जो है डेवलपमेंट कहा जाता है, और एक था जिसे कहते हैं पाड़ या ढांचा या स्कैफ फोल्डिंग, इंग्लिश में इसका नाम अक्सर जो है दिया जाता है स्कैफ फोल्डिंग। तो ये याद रखना, स्कैफ फोल्डिंग, ये नाम बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंग्लिश में पाड़ और ढांचा की जगह स्कैफ फोल्डिंग भी ऑप्शन आ सकता है। और फिर एक ऑप्शन दिया जाता है MKO, मोर नॉलेज अदर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग का मतलब है कि जो आवश्यकता हेल्प, एक टेम्परेरी हेल्प है जिसके माध्यम से बच्चे को जो है उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो संकेत के माध्यम से या फिर जो है टेम्परेरी हेल्प के माध्यम से बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है यहाँ पे। और MKO क्या होता है, यहाँ पे एक आपसे अधिक नॉलेज वाला व्यक्ति आपकी मदद करता है और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो अपने आकलन, तो देखिए क्या बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे डिफरेंट संस्कृति के हैं। संस्कृति का मतलब है कि संस्कृति और धर्म को मानने वाले लोग, एक तरीके से आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, कोई होली मनाता है तो कोई दीपावली मनाता है, तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई जो है ईद मनाता है, इस तरीके के लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता या अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपके सुनिश्चित करेगी आकलन निम्न में से सम्मिलित हो। तो देखिए अपने विद्यार्थियों की जो है या अधिगम में न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षा करना या आकलन उपकरण, तो यहाँ पे जो ये तो 2 आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता, तो यहाँ पे जो आंसर होगा सामाजिक, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इस चीज़ का ध्यान रख कर जो है आकलन करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे B सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं जो हैं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। तो देखिए ये जो एज है, देखिए मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ हूँ भी कि नहीं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस की एज है। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्राइसिस की एज है। और आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ये किसने दिया था, ये स्टैनली हॉल ने इसे एडोलेसेंस एज कहा था, किशोरावस्था। तो याद रखिएगा यही अवस्था है किशोरावस्था, एडोलेसेंस एज, किशोरावस्था। इसमें बच्चा जो है आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि उसकी क्षमताएं क्या है, तनाव और ग्रसित तनाव और स्टॉर्म से गुजर रहा होता है। इस स्टेज को तनाव एंड स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बच्चा जो है बहुत हार्मोनल चेंजेस से गुजरता है, एग्रेसिव हो जाता है बात बात पर, है ना, और दूसरों के कहना नहीं मानता, लड़ाई झगड़े करने लगता है। उसको ये नहीं आइडिया होता है, अगर सही से सामाजिक और सांस्कृतिक जो है मतलब उसके साथ क्रियाकलाप ना हो, मतलब बातचीत ना हो, या उसका बौद्धिक विकास जो है प्रभावित हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर जो है ऐसी सिचुएशन बनती है कि सामाजिक रूप से जो है उथल पुथल मची हो या सांस्कृतिक रूप से उथल पुथल मची हो, जहाँ आसपास का वातावरण सही ना हो, तो बच्चे का जो है जो संज्ञानात्मक विकास है जो हो रहा है वो प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन A, किशोरावस्था की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है शिक्षण जो है अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक टीचर को विद्यार्थियों को अपनी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देता है। ठीक है, याद रखिएगा वो अपनी गलतियों को जो है वैकल्पिक अवधारणा, जो भी उसकी अवधारणा उसको साझा करने का देता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में पढ़ाई लिखाई के दौरान जो है लर्निंग स्किल के दौरान एक टीचर जो है विद्यार्थियों को इस तरीके की जो है अवधारणाओं को पेश करने का मौका देता है। भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। तो देखिए ये जो तर्क है ये गलत है, याद रखिएगा। गलतियां जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया में आपकी मदद करती हैं। जब आप गलती करते हैं तो या आप अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं कि मैंने ये गलती की और ये मेरी गलती, अब दोबारा मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो ये भ्रांतियां महत्वहीन नहीं होती हैं, ये इस तरीके की जो आधारहीन नहीं होती हैं, ये आपकी हेल्प करती हैं, ये लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं। जैसे आपने मान लीजिए सीटेट का एग्ज़ाम दे करके आए, अब आपने दे करके आए, आपको आंसर की मिली है, फिर भी आप आंसर की नहीं चेक करते हैं। आपने अपना समय निकाल दिया, आपने आंसर की नहीं चेक किया, आपने समय निकाला, आपको लगा मैंने सब बेहतर हूँ और आप फेल हो गए एग्ज़ाम में। तो आपको कैसे पता चला? पता ही नहीं चलेगा कि जो है आप किस कारण फेल हुए थे।
अब आपने आंसर की चेक करी तो आपने देखा कि मुझे जो है इस तरीके के क्वेश्चंस में अक्सर गलत कर देता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, तो आप उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो भ्रांतियाँ होती हैं या वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जो सीखने का मौका आपको देती हैं, तो यहाँ पे जो है ए सही है और आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? तो यहाँ पे जो है विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव, तो पारिवारिक समाजीकरण, किस परिवेश में रहता है बच्चा, उसका परिवार में इर्द गिर्द आसपास कौन लोग रहते हैं, उससे भी बच्चे का कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित होता है। ठीक है, समकक्षी संबंध, जो आसपास के जो है कौन उसके जो है पीयर ग्रुप में आते हैं, कौन उसके दोस्त हैं, कौन उसके उठने बैठने वाले लोग हैं। सांस्कृतिक मूल्य भी जो है कहीं ना कहीं बच्चों के जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। बच्चों का जो आत्मसम्मान होता है, इसको भी जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभावित, मान लो बात बात पे डांटोगे, मारोगे, कूटोगे तो बच्चा जो है ढीठ हो जाएगा। है, बात बात पे प्रतियोगिता, बात बात पे जो है उसे गिफ्ट ला के दोगे तो उससे और जो है बच्चे की जो है मतलब लालची किस्म का हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, सभी आंसर सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए, किस तरीके का नहीं होना चाहिए? लचीला पाठ्यक्रम। तो बिल्कुल बच्चे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा होती है जहाँ पे बच्चों को ध्यान में रख करके जो है मतलब उनकी रुचियों को ध्यान में रख करके जो है पढ़ाई कराई जाती है। एज अ टीचर आप जो है उनको इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पाठ्यक्रम होता है वो लचीला होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए यहाँ पे, या पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, बच्चे का वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए, ये आंसर यहाँ पे बी, ये स्वरूप में नहीं होना चाहिए ऑप्शन, बाकी सभी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो देखिए आकलन कहती है कि मतलब मूल्यांकन की बात हो रही है, वैल्यूएशन जो है, हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं, हम तुम्हारा जो है आकलन करते हैं, तो वो जो है जो यूजफुल और इंटरेस्टिंग प्रक्रिया होती है उसको जो है क्या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये उपयोगी और रोचक होगा, या फिर जो है तुलना जो है बच्चे में जो है निगेटिव इफेक्ट पैदा करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना, मतलब बच्चे की कहीं ना कहीं वही बात कह रहा है कि तुलना करना, या शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में, एजुकेशनल और को एजुकेशनल क्षेत्र में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके अपनाना। ठीक है, या इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का यूज करना। तो यहाँ पे आंसर जो है सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन है शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए एज अ टीचर जो है आपको बच्चों का आकलन करना है तो आपको बहुत सारी तकनीक और विधियों का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल तर्कसंगत है भाई। बच्चे का जो है आकलन जो होता है वो संपूर्ण आकलन होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। हम बच्चे का शारीरिक आकलन भी कर रहे हैं, हम उसके बच्चे का मानसिक आकलन भी कर रहे हैं, है ना, बच्चे का मनो जो है विज्ञान को समझने का भी आकलन कर रहे हैं, हम बच्चे के जो है संवेगों का भी आकलन कर रहे हैं कि इमोशंस बच्चे के अंदर क्या है। तो इसके लिए हमें विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी मूल्यांकन, अब यहाँ पे तर्क क्या दिया गया है कि कोई भी मूल्यांकन तकनीक जो है बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी मूल्यांकन, मतलब उसका कहने का मतलब आप अगर शारीरिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो वो भी बच्चे की प्रगति और विकास के बारे में जानकारी देने में सक्षम नहीं है, तो ये बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और जो है बारे में जानकारी देने में सक्षम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है आंसर कोई एक मूल्यांकन की बात हो रही है कि जैसे शारीरिक मूल्यांकन की बात करें तो वो बच्चे की शारीरिक रूप से प्रगति देने में सक्षम है। अगर हम मानसिक की बात करें तो यहाँ पे दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा यहाँ पे बी सही होगा मेरे अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अभिप्रेरणा और अधिगम मतलब मोटिवेशन और जो लर्निंग है एक दूसरे के बारे में क्या कथन सही नहीं है? मोटिवेशन से ही लर्निंग जो है प्रभावित होगा। अगर मोटिवेट नहीं होगा बच्चा तो लर्निंग जो है मतलब वो सीखने का प्रयास नहीं करेगा, है ना। तो याद रखिएगा अधिगम में प्रेरणा का कोई भूमिका नहीं होती, ये एक दूसरे से प्रभावित हैं, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को देखते हैं, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो।
तो अभिप्रेरणा ये कह रहा है कि अधिगम तभी जो है बेहतर हो सकता है ना, बच्चा तभी बहुत अच्छा तरीके से सीख सकता है जब उसको आंतरिक रूप से प्रेरणा मिले, मतलब वो स्वयं से मोटिवेट हो, तभी वो सीखेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, ना कि उसको बाहरी पुरस्कार की ज़रूरत होगी, ना बाहरी प्रेरणा को, मतलब बाहर से मोटिवेशन, बात बात पे डेली हम मोटिवेट करें पढ़ो 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 पढ़ो, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चा कब तक पढ़ो पढ़ो चिल्ला सकते हो। वो स्वयं से उसके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि भाई मेरा वक्त हो गया, मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मुझे सिलेबस जो है कंप्लीट करना है, मुझे जो है होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे ये कार्य करना है। तो ये स्वयं से जो है उसको प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसकी स्वयं से जो है इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए कि उसको इंटरेस्ट हो इसमें, पढ़ाई में, अधिगम कुछ नया सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। उसके लिए ये महत्व है कि देखिए बच्चा जो है बधिर है, मतलब सुनने में उसको दिक्कत है, तो हम देखिए कोशिश करेंगे जब सुनने में बच्चे को दिक्कत है तो हम वीडियो दिखाएंगे, क्या क्या ऑप्शन अपना सकते हैं। एज जब बच्चे को सुनने में दिक्कत है और हमें पता है कि एक ही क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाना है, जहाँ सामान्य बच्चे भी हों, विशिष्ट बच्चे भी हों, प्रतिभाशाली बच्चे भी हों, सब बच्चे एक ही जगह बैठते हों और हमें वहीं पर पढ़ाना है, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, बच्चे को भाई स्क्रीन में पढ़ाने का कोशिश करेंगे ताकि जो है वो देखे चीज़ों को, है ना। आप उसको बच्चे को क्लासरूम में सबसे आगे की बेंच पे बैठा लेंगे ताकि वो आपकी बातों को, लिप्स को पढ़ने का कोशिश करे कहीं ना कहीं। ठीक है, आप चीज़ों को जो है धीरे धीरे बोलेंगे तो ताकि जो है आपके लिप्स पढ़ सके। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यालय सलाहकार से कहेंगे कि अभिभावकों के बात करें, उन्हें बच्चे को दूसरे क्लासरूम में मतलब दूसरे विद्यालय से हटाने के लिए, अपने बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहेंगे, या वो बच्चे को उस स्थान पर बैठाएंगे जहाँ से वो शिक्षिका के होंठ और चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सकता है, या फिर बच्चा बार बार नहीं कर पाए प्रति संकेत करें जिसे वो बच्चा बार बार नहीं कर पाए, डांट धमका कर फटकार करके जो उसे अलग स्थान पर बैठा देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है बी, बिल्कुल सिंपल है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर, पर यही आंसर क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है। देखिए सृजनात्मक से संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। सृजन का मतलब होता है क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है कुछ नया निर्माण करने की जो है बच्चे में जो है गुण होते हैं। तो कुछ नया, जैसे आर्टिस्ट, जो आर्ट बनाते हैं वो कुछ भी नया बना देते हैं, कभी भी देखिए कितनी बेहतर बेहतर टाइप की आर्ट्स बनाते हैं, है ना। बड़े बड़े आर्टिस्ट आप उनके नाम जानते हैं, लिनार्डो दा विंची, ये इस टाइप के जो आर्टिस्ट होते हैं। और एक हो सकता है लेखक, भाई लेखक जो है कितनी नई नई कहानियाँ लिख डालते हैं, है ना। कुछ जो है मतलब कुछ डिज़ाइन बनाने वाले जो हैं, जो आप सीनरी देखते हैं या घर में जो है किसी तरीके के, वो सभी आर्ट्स में आ गई। या म्यूजिशियंस हो सकते हैं, ये देखिए म्यूज़िक बनाने वाले भी जो है सृजनात्मक तो होते हैं। तो इनकी जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है, भाई जिज्ञासु किस्म के होते हैं तभी तो ये होते हैं। अभिसारी सोच वाले होते हैं, या उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल होता है, नवाचारी अनूठे विचार होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे इसकी विशेषता नहीं है, वो है ऑप्शन बी, अभिसारी सोच नहीं, अपसारी सोच वाले होते हैं। ये याद रखिएगा, सृजन जो विद्यार्थी होते हैं वो अपसारी सोच वाले होते हैं, अपसारी सोच होते हैं, अपसारी सोच वाले होते हैं। अपसारी सोच का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, किसी भी प्रॉब्लम का वो 10 सॉल्यूशन ला सकते हैं सृजन विद्यार्थी वाले बालक। तो किसी भी प्रॉब्लम का एक नहीं, वो 10 4 5 सॉल्यूशंस दे देते हैं। तो ये अपसारी सोच होते हैं। अभिसारी सोच वाले एक प्रॉब्लम का वो एक ही सॉल्यूशन देके चुपचाप बैठ जाएंगे कि भैया ले हो, ये काम करो, इसी तरीके से केवल आपको जो है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना होगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ज़्यादा सोचो नहीं। इस तरीके की सोच वाले अभिसारी सोच के कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो है बी सही होगा। यहाँ पर मतलब ये सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि वो आप हमेशा आपको वीडियोस इस तरीके के मिलते रहें। आज का जो वीडियो का टारगेट था वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स जो है हमें मोटिवेशन देगा, हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।